Assalamu alaikum. Welcome to BioEasy, where biology becomes simple, clear and exam focused. अगर आप AJK PSC, PPSC, FPSC, SST, TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 30 MCQs मिलेंगे, उनके करेक्ट ऑप्शन और उनकी एक्सप्लेनेशन एंड रेलिवेंट बायोलॉजिकल डायग्राम मिलेगी, जिससे आप अपने कंसेप्ट्स को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकेंगे. So let's start today's topic, that is cell structure. इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे जो AJK PSC, PPSC और SST, TGT के लिए एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा सा पॉज लें, खुद उसका आंसर सोचें, फिर आंसर रिवील होने पर एक्सप्लेनेशन सुनें, जिससे आपके मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, powerhouse of the cell. This is a very famous question. Option A, ribosome. Option B, mitochondria. Option C, nucleus. Option D, Golgi. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ATP प्रोड्यूस करता है, जो सेल की एनर्जी करेंसी होती है. सेल के तमाम फंक्शन जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बायोसिंथेसिस और मूवमेंट सब ATP पे ही डिपेंड करते हैं. अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली काम नहीं करता तो सेल की जो एनर्जी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन. ऑप्शन ए, प्रोटीन्स. ऑप्शन 2, लिपिड्स. ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. और ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, जिससे हम बाइलेयर कहते हैं. और हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका एक जो होती है हेड होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और 2 जो होती हैं उसकी टेल्स जो हाइड्रोफोबिक होती हैं. ये हम 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 लेयर्स होती हैं इसकी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. मूविंग towards next question, center of cell. Question number 3. Option A, cytoplasm. Option B, nucleus. Option C, lysosome. And option D, vacuole. Correct option is B, nucleus. न्यूक्लियस को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि जो होता है इसी के अंदर DNA होता है, और DNA के ज़रिए से ही न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, सेल कब डिवाइड करेगा और कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे. सो इसलिए जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन सिंथेसिस साइट. प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होती है सेल में? ऑप्शन ए, गोल्जी. ऑप्शन बी, राइबोसोम. ऑप्शन सी, लाइसोसोम. एंड ऑप्शन डी, वैक्यूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइबोसोम. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये मैसेंजर RNA को रीड करते हैं और उसके मुताबिक जो ट्रांसफ़र RNA कोडॉन लेके आ रहा होता है उसको अमाइनो एसिड्स को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. राइबोसोम्स फ्री साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच होते हैं. हम आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस भी जानेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, पैकेजेस प्रोटीन. ऑप्शन ए, गोल्जी. ऑप्शन बी, न्यूक्लियस. ऑप्शन सी, वैक्यूल. एंड ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गोल्जी. गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करता है, उन्हें सॉर्ट आउट भी करता है और फिर वेसिकल्स में पैक भी करता है. ये वेसिकल्स फिर सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसके 2 फेसेस होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस. सिस फेस से ये रिसीव करता है, जो नज़र आ रहा है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वो वहाँ पर प्रोटीन को लेके आ रहे होते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद, सॉर्टिंग आउट के बाद जो
ट्रांसफेज है, वहाँ से जो वेसिकल्स हैं वो उस प्रोटीन को लेके बाहर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें से किस ऑर्गेनेली के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो जिनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको डिग्रेड करते हैं? ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम, सी गोल्जी एंड डी न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स और डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज हैं जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कभी कभी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेली। Which organelle is called detoxification that detoxifies the waste materials? A. Rough endoplasmic reticulum, B. Smooth endoplasmic reticulum, C. Golgi and D. Ribosome. So correct option is B. Smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम होता है वो लिपिड सिंथेसिस होता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ये डायग्राम में आपको एरो में शो आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस है उसके साथ पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसके बाद जाके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आता है। अच्छा, लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होती है। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, रिजिड आउटर प्लांट लेयर। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होती है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको क्या कहते हैं? ए मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी कैप्सूल, डी साइटोस्केलेटन। So correct option is B, cell wall. सेल वॉल प्लांट सेल्स को जो होती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है और ये रिजिड होती है। ये ज़्यादातर सेल्यूलोज से बनी होती है और प्लांट को शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है और यही एक करेक्टरिस्टिक है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती उसकी प्लास्टिसिटी के लिए, जबकि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है जो उसको रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेली। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है प्लांट सेल में? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्जी, डी वैक्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी एनर्जी को यूज़ करके फिर प्लांट ग्लूकोज बनाता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके दो साइकिल्स होते हैं, एक लाइट साइकिल और एक डार्क साइकिल। डार्क साइकिल जो होता है वो केल्विन साइकिल होता है और जो लाइट रिएक्शंस में जो साइकिल होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आगे जाके मेरी अगली वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, जेली लाइक सब्सटेंस। ऑप्शंस आर ए मैट्रिक्स, बी साइटोप्लाज्म, सी स्ट्रोमा, डी न्यूक्लियोप्लाज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें सेल के तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं और इसकी जो कंपोजिशन है वो एक जेली लाइक कंपोजिशन होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑर्गेनेली वुड be most directly affected if a cell cannot produce ATP efficiently। अगर सेल में ATP नहीं बनती प्रॉपर तरीके से तो कौन सा जो ऑर्गेनेली है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? इसके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी गोल्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी माइटोकॉन्ड्रिया,
क्योंकि सारे के सारे जो एटीपी प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, जो साइकिल्स हैं, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फिर ग्लाइकोलिसिस है, वो सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहे होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा अगर प्रॉपरली सेल में एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर सेल में एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाता है, इसलिए एनर्जी डेफिशिएंसी डायरेक्टली इस ऑर्गेनेली से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which structure plays a central role in apoptosis by releasing cytochrome C? Correct option is option C, mitochondria. apoptosis आपको पता है कि प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म करते हैं ताकि अनवांटेड सेल से अपने आप को सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करवा सकें। प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी रिलीज़ करता है। ये मॉलिक्यूल एपोप्टोटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जो सेल को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रोटीन ग्लाइकोजाइलेशन प्राइमरीली अकर्स इन ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्जी apparatus, ऑप्शन डी लाइसोसोम। So correct option is C, Golgi apparatus. प्रोटीन ग्लाइकोजाइलेशन का मेन प्रोसेस गोल्जी apparatus में ही होता है। यहाँ पर ही प्रोटीन्स पर कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हो जाती है, जिससे वो ग्लाइकोजाइलेट हो जाता है, जो उनकी फंक्शंस और टारगेटिंग को अफेक्ट करती है। यही वाली जो कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, इसका अटैच हो जाना प्रोटीन के साथ, उसको कहते हैं प्रोटीन ग्लाइकोजाइलेशन। तो ये वाला जो काम हो रहा होता है ये गोल्जी apparatus करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ peroxisomes is, this is an organelle, small organelle in a cell, peroxisome. A, ATP synthesis, B, oxidation of fatty acids and detoxification, ऑप्शन सी इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करने में भी मदद करते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। Next question is question number 15. Which organelle's dysfunction is most likely to result in accumulation of misfolded proteins? कौन सी ऑर्गेनेली जो होती है वो सही काम नहीं करती, तो उससे जो प्रोटीन की चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एक्यूमुलेट हो जाती है, मिसफोल्डेड एक्यूमुलेशन हो जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की। इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ऑप्शन डी। ये प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसफंक्शन हो जाए तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होने लगती हैं, जो कि सेल के स्ट्रेस का सबब बनते हैं, उससे हमारा सेल डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रेगुलेट्स द सेल साइकिल? सेल साइकिल की रेगुलेशन के लिए डायरेक्टली कौन सी ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? ए सेंट्रोसोम, बी राइबोसोम, C lysosome, D peroxisome. So correct option is A centrosome. सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्पेंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये सेल स्ट्रक्चर जो होता है डिवीजन के प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि सेंट्रोसोम के ही वजह से जो होती है वो मेटाफेज प्लेट बनती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. विच स्ट्रक्चर कंटेन्स एंजाइम्स फॉर न्यूट्रलाइजिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पेरोक्सिसोम्स जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पेरोक्सिसोम ही जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं हमारी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम होता है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करती हैं,
ये सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फैगोसाइटोसिस इन एनिमल सेल्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। एनिमल सेल में जो फैगोसाइटोसिस होती है वो किस वजह से, किस ऑर्गेनेली की वजह से होती है? ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइसोसोम, सी गोल्जी अपरेटस, डी राइबोसोम्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी लाइसोसोम्स। फैगोसाइटोसिस के बाद लाइसोसोम्स वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाते हैं और जो इनगल्फ्ड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये इनका मेन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। जब लाइसोसोम जो होता है वो वेसिकल के साथ फ्यूज होता है और एंजाइम्स की मदद से, कैटालेज एंजाइम्स की मदद से जो हमारा इनगल्फ में जो भी मटेरियल इनगल्फ हुआ हुआ है जिसको डाइजेस्ट करवाना है उसको डाइजेस्ट करा देते हैं और इसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनेली इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। जो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, तो कौन सी ऑर्गेनेली जो होती है वो इनको बनाती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी, डी वैक्यूल। So correct option is smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum membrane lipids इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन और रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन बोथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड एपोप्टोसिस। एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी में होती है और एपोप्टोसिस भी इसी में होती है। हमने ये दो क्वेश्चन अलग अलग पहले देख लिए हैं, तो हमें पता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी माइटोकॉन्ड्रिया है। एपोप्टोसिस भी इसी के ज़रिए से होती है जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, और जो एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑप्शन बी। Question number 21, autophagy is mediated primarily by। ऑटोफैगी किस ऑर्गेनेली की वजह से होती है, कौन उसको मीडिएट करता है? ये भी हम पहले देख चुके हैं कि जो वेसिकल्स होते हैं उनमें जो इनगल्फ मटेरियल होता है उसके साथ जो लाइसोसोम्स होते हैं अटैच होते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कैटलेज एंजाइम, और उन डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सेल अपनी इंटरनल क्लीनिंग कर सके। ये प्रोसेस स्पेशली स्ट्रेस या फिर स्टारवेशन कंडीशन में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेल स्ट्रक्चर इंश्योर्स सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू द न्यूक्लियस। कौन सा जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की न्यूक्लियस के अंदर लाता है कि कौन सी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आनी है और कौन सी नहीं आनी। क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए है न्यूक्लियर एनवेलप विद न्यूक्लियर पोर्स, ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। तो बाकी जो तीन ऑप्शन हैं जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये सब तो न्यूक्लियस से प्रोटीन निकलने के बाद उसकी ट्रांसपोर्ट और उसकी प्रोसेसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो न्यूक्लियर एनवेलप विद न्यूक्लियर पोर्स, क्योंकि यही जो होती है करेक्ट जो इर्द गिर्द न्यूक्लियस की रिजिड एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिससे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये पोर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स और आरएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जा सकता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन अकर्स मेनली इन। स्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं जैसे कोलेस्ट्रोल वगैरह? ए गोल्जी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट आंसर इज सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम तो हमने पहले देखा है कि लिपिड सिंथेसिस होता है, तो इसी में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनकी सिंथेसिस ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। स्पेशली एंडोक्राइन सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनेली कंटेन्स इट्स ओन सर्कुलर DNA इन राइबोसोम। ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी अपरेटस, डी पेरोक्सिसोम।
तो कौन सी ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया है जो, ऑप्शन बी। उसमें अपना सर्कुलर डीएनए और जो होते हैं राइबोसोम्स उसके अपने प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर मदर से शिफ्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ज़्यादातर मैटरनल होती है, ये मदर से शिफ्ट होती है ऑफस्प्रिंग में। इसके अंदर जो अपना जो सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। ये फीचर बैक्टीरिया जैसा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है, इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है असल में ये एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरियम था जो बाद में सेल के अंदर रहने लगा, और इसी थ्योरी को हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी भी कहते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गेनेली मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन? ऑप्शन ए गोल्जी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी। ये हमने पहले भी देखा था कि गोल्जी प्रोटीन को रिसीव करता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, फिर गोल्जी उन्हें मॉडिफाई करता है, सॉर्ट आउट करता है और वेसिकल्स में पैक करके उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजता है। ये प्रोसेस सेल के अंदर सिक्रेटरी पाथवे का जो है वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द मेन साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली इज? राइबोसोम्स कहाँ पर असेंबल होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, बी राइबोसोम, सी गोल्जी, डी न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन इज ए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन होता है सेंट्रल, यहाँ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज भी होता है और राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल भी होती हैं। बाद में ये सब यूनिट साइटोप्लाज्म में जाती हैं और जाकर फंक्शनल राइबोसोम्स बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गेनेली वुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय अ म्यूटेशन इन जीन्स इनकोडिंग डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स? कि कौन सी ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी अगर जीन में म्यूटेशन आ जाए, जो जीन डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम को इनकोड कर रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए तो कौन सी ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी? ए लाइसोसोम, बी पेरोक्सिसोम, सी गोल्जी, डी राइबोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स के अंदर डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर इन एंजाइम्स में म्यूटेशन हो जाए तो पेरोक्सिसोम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पेरोक्सिसोम्स। क्वेश्चन नंबर 28, which process is primarily carried out in smooth endoplasmic reticulum of liver cells? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लिवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ए लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो होता है ना, करेक्ट ऑप्शन इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन है, और सबसे ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल में ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये वाला काम इन्होंने करना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से लेस हार्मफुल सब्सटेंस बना देता है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिक्रीटरी वेसिकल्स? सिक्रीटरी वेसिकल्स कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्जी, डी वैक्यूल। करेक्ट ऑप्शन इज सी गोल्जी। गोल्जी अपरेटस जो होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को वेसिकल्स में पैक करता है। ये वेसिकल्स फिर सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस के जरिए से अपना कंटेंट सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनेली कोऑर्डिनेट्स द डिग्रेडेशन ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस? स्ट्रेस के दौरान कौन सी ऑर्गेनेली जो होती है वो डिग्रेडेशन करवाती है डैमेज ऑर्गेनेलीज की? हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड पेरोक्सिसोम्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए लाइसोसोम्स। जब सेल के ऑर्गेनेलीज डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस ऑटोफैगी का ही हिस्सा होता है जो सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रेस कंडीशंस में। तो ये थे सेल स्ट्रक्चर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर ये 30 एमसीक्यूज़ आप मास्टर कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट जो हम भूल चुके होते हैं आगे जाके बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में
रिवीजन आई थिंक हो चुकी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बायो इजी को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के बारे में 30 MCQs मिलेंगे। जो मेन फोकस आपका उन 30 MCQs पे होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है सेल्यूलर फंक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।